ऐलान, टीआरई 4 के तहत बहाली जल्द होगी। टीआरई 4 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी। अनुकंपा पर 5000 नियुक्ति हो चुकी है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोला जाएगा। पुराने विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। 78,000 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। क्लास 1 से लेकर 12 तक इसको अपग्रेड किया जाएगा। विभाग का बजट काफी बढ़ गया है, ये जानकारी दी गई ताकि शिक्षा को लेकर सरकार कितना काम कर रही है, किस तरीके से सजग है जनता, ये जान सके। उसी तहत शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया है, जो कि बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, टीआरई 4 को लेकर ये बड़ा ऐलान है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बड़ा ऐलान किया है। वो तमाम वैसे जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे टीआरई 4 के लिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि टीआरई 4 की जो नियुक्ति है वो जल्द की जाएगी और बीपीएससी को जो अधिसूचना है वो 15 से 20 जनवरी के बीच भेज दी जाएगी। तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर जो है 5000 लोगों की जो नियुक्ति है वो लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ कई बड़े जो ऐलान है वो उन्होंने किए हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो 7 निश्चय 3.0 शुरू किया गया है उसके तमाम जो उसमें जो तब शामिल किए गए हैं उन सभी को समय रहते ही पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरियन को लेकर के काफी सालों से मांग चल रही थी कि लाइब्रेरियन की बहाली हुई है। उन्होंने घोषणा की है कि 5500 लाइब्रेरी की बहाली की जो अधिसूचना है उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 7500 पदों की जो बहाली है वो भी कुछ ही महीनों में पूरी कर ली जाएगी। जी, और इसके साथ ही रवि 78,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कब तक ये काम पूरा किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी दी गई क्या? और ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उठा कि अभी भी कई ऐसी खबरें जो है मीडिया के द्वारा आती रही हैं जिलों से कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं खुले मैदान में बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि सारी स्कूलों की जो सूची है जहाँ पे भवन नहीं बने हैं उन तमाम भवनों की जो सूची है वो मंगा ली गई है और उनका कहना है कि अगले 8 महीनों में उन तमाम स्कूलों में जो भवन है उसको निर्माण कर लिया जाएगा और जब तक निर्माण नहीं होता है उन बच्चों को बगल के स्कूल में ट्रांसफर करके उनसे पढ़ाई की जाएगी। जी, और इसके साथ ही रवि ये भी जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का अब शिक्षा विभाग का बजट हो गया है, जो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार सरकार का फोकस दिख रहा है। और ये बजट जो है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है कि 70,000 करोड़ सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इतना बड़ा बजट में हर संसाधन को पूरा करना है या फिर स्कूलों में जो संसाधन की कमी रही है उसकी भी बात हो या फिर नई तकनीक के साथ जो भी जो पढ़ाई किए जा रहे हैं एआई की हो, रोबोटिक्स की हो या फिर शिक्षकों की बहाली को लेकर के हो, शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए जो भी फंड की कमी है वो सरकार के द्वारा पूरी की गई है और इसे विभाग जल्द पूरा करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने दिल्ली से बड़ी खबर रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से संजय सरावगी की मुलाकात हुई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहली मुलाकात है। मुलाकात की तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने रखेंगे। देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पीएम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। 3 दिन से दिल्ली में सरावगी हैं। नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है और ये तस्वीरें देखिए, पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो उन्होंने उपहार के तौर पर प्रधानमंत्री को भेंट की। संगठन में बेहतर तालमेल और विस्तार पर मार्गदर्शन पीएम का लिया। मखाना और मिथिला पर भी सार्थक बातचीत हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है वो तस्वीर भी देखिए जब संजय सरावगी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार पीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पुनौरा धाम की तस्वीर उन्होंने भेंट की। माता जानकी, भगवान राम लक्ष्मण की तस्वीर भेंट करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया, उनको धन्यवाद दिया।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सार्थक बातचीत हुई है मिथिला को लेकर, मखाना को लेकर। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। राबड़ी आवास का ये मामला है। नीरज कुमार ने पत्र लिखा है। दरअसल नीरज कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं, भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा। रात में सामान ले जाने का मामला है। राबड़ी आवास से सामान शिफ्ट हुआ था, एक तस्वीर वायरल हुई और उसी तस्वीर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। क्या ये सरकारी संपत्ति थी, ये सवाल पूछा है। आवास में नहीं थे लालू राबड़ी, तो फिर सामान की शिफ्टिंग हुई कैसे? किसके आदेश पर गाड़ी अंदर दाखिल होती है, सामान लेकर वहां से जाती है, ये सामान शिफ्ट किया गया, तो आखिर क्या ये सरकारी संपत्ति थी? और सरकारी संपत्ति थी तो फिर इसकी शिफ्टिंग कैसे हुई है? नीरज कुमार की तरफ से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है, उसमें ये जानकारी साझा की गई है। इस पर जवाब तलब की गई है कि बताएं आखिर लालू परिवार कि उनकी गैर मौजूदगी में सामान कैसे शिफ्ट किया गया, रात के अंधेरे में सामान की शिफ्टिंग क्यों चल रही थी। आपको याद हो कि एक तस्वीर अब से कुछ दिन पहले वायरल हो रही थी कि राबड़ी आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड पर स्थित है, वहां से रात के अंधेरे में गार्डन का सामान बाहर निकलता है। छोटी गाड़ियों से इसकी शिफ्टिंग चल रही थी। उसी मामले को लेकर सवाल पूछा गया है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। और देखिए इधर नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार कर दिया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के नेता अब ओछी राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि उन्हें वही निगरानी के लिए बैठ भी जाना चाहिए था। मृत्युंजय तिवारी का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार में बैठे जेडीयू के नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं। इस ठंड में बेचैनी में है, इसका इलाज कर दिया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है, जनता सब देख रही है। और वहीं बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचे। कलेक्ट्रेट के महानंदा सभागार में उन्होंने पथ निर्माण विभाग की प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में स्थानीय विधायक पहुंचे थे, जिले के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री को विभागीय कार्यों की समीक्षा दी गई और इसके साथ ही समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। और देखिए बिहार सरकार उद्योगों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश में है। बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विस्तार सरकार कर रही है। मुजफ्फरपुर के बेला और मोतीपुर के बाद अब पारू में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इसके लिए करीब 700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जो कि पटना बेतिया 4 लेन के किनारे बताई जा रही है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि इसकी प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी और फिलहाल पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट द्वारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है। काम कर रहे हैं
इसमें चुनाव के बाद हम लोगों को राशि भी मिल गई है और हम लोगों ने पटना से जो चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट है उसको SIA के लिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हायर किया है। उन लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जैसे 11(1) का नोटिफिकेशन होता है सेक्शन 11 के तहत, जो प्रारंभिक अधिसूचना होती है, वो भी हम लोग जल्दी से SIA के बाद कंप्लीट करेंगे। ये तीसरा बड़ा क्षेत्र होगा 700 एकड़ में, पारू इंडस्ट्रियल एरिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 4 लेन रोड बन रही है पटना से बेतिया, जिस पर काम तेजी से चल रहा है, उस रोड पर यह अवस्थित है। इसमें हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की बात कही जा रही है और इस क्रम में मुजफ्फरपुर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर उसे डेवलप किया जाएगा। बेला और मोतीपुर के बाद अब पारू इलाके में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसको लेकर भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दरअसल चुनाव से पहले ही इसको लेकर चर्चाएं तेज थी और अब जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पारू इलाके में 700 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है और यह जमीन जो है, सबसे खास बात यह है कि बेतिया से पटना के लिए जो 4 लेन बन रही है उसके किनारे है। करीब 700 एकड़ जमीन है जिसको अब नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर नए प्लांट्स लगेंगे। तो कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर यह प्रक्रिया जो है चल रही है। बीते साल जब सीएम नीतीश पहुंचे थे तो उसके बाद ही यह जिक्र किया गया था कि एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाए बेला और मोतीपुर के बाद। तो ऐसे में पारू में अब नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है और इसको लेकर जो है SIA की प्रक्रिया यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया जो है वह पटना के इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट को दे दी गई है उसको करने के लिए और वह प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वह शुरू की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब मुजफ्फरपुर उद्योग के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ने जा रहा है, क्योंकि बेला और मोतीपुर के बाद अब पारू इलाके में एक नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। करीब 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ यह औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर कई नए कल कारखाने लगाए जाएंगे, कई प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे औद्योगिक विकास होगा। इसको लेकर अब तैयारी जोर शोर से चल रही है और प्रक्रिया जो है वह काफी तेजी से चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली खबर छपरा से, जहां मशरक प्रखंड के दुमदुमा गांव निवासी एक छात्र के साथ सिवान के निजी स्कूल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति है। दरअसल पीड़ित छात्र अभिमन्यु कुमार तिवारी BDS पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के हॉस्टल में ही रहता है। आरोप है कि स्कूल परिसर में ही अन्य छात्रों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लासरूम के अंदर की ये तस्वीरें हैं। परिजनों का कहना है कि मारपीट के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल है, मानसिक रूप से भयभीत है, जिसकी वजह से परिजन काफी नाराज दिखे। गुस्सा दिख रहा है परिजनों में। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बच्चा ने मेरे लड़का को बेरहमी से पीटा है और धमकाया है कि तुम घर पर बोलेगा तो तुमको जान से मार देंगे। वो लोग वीडियो बना के वायरल किया है। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रदर्शन दिखा। दरअसल बिहार में इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ है। छात्रों ने काला कानून हटाने की मांग की है। 25% लाभ देने का कानून हटाने की मांग, संविदा कर्मियों को लाभ देने का कानून हटाने की मांग उठाई गई। विश्वेश्वरैया भवन के सामने ये प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल 25% लाभ देने वाले कानून को हटाने की मांग की गई है। संविदा कर्मियों को लाभ देने का कानून हटाने की मांग उठाई जा रही है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। विश्वेश्वरैया भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। तो पटना से लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। बिहार में इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का हंगामा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रों ने कानून हटाने की मांग की है। दरअसल 25% लाभ देने वाले कानून को लेकर इनका विरोध है।
संविदा कर्मियों वाला काला कानून वो 1 साल में 5% और 5 साल में 25% को अंकों का छाट वो दे रही है। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार ये बहाली की प्रक्रिया में जो चयन है वो परीक्षा होनी चाहिए, न कि संविदा कर्मियों वाला काला कानून लाद कर 1 साल में 5% और 5 साल में 25% को अंकों का छूट। तो ये काला कानून नहीं चलेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो चोरी छुपे आप जो काला कानून समाज प्रसारण विभाग लागू की है और धीरे धीरे सभी भर्तियों विभाग में लागू की है, ये काला कानून नहीं चलेगा। साल के आखिरी दिन में हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, छात्रों के हंगामे की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस बात को लेकर इनकी नाराजगी है और क्या अब तक इनकी किसी से बात हो पाई है? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, निकटवर्ती थाने से पुलिस भी पहुंची है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय भवन के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए पुलिस पहुंची है। इन लोगों की मांगे हैं कि जो इंजीनियरिंग के पदों पर जो बहाली होती है वो सीधी परीक्षा से बहाली हो। संविदा कर्मियों को 5% का आरक्षण दिया जाता है और हर साल 5% के आरक्षण के हिसाब से उन्हें 25% का लाभ मिलता है, जो कहीं ना कहीं इन छात्रों को नागवार गुजरा है। इन छात्रों का कहना है कि अगर पदों पर बहाली होती तो सीधी बहाली हो, जो परीक्षा ली जाए और फिर उसके बाद बहाली की जाए, ये आरक्षण को तत्काल खत्म किया जाए। इससे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो जुनून छात्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जमुई से। जमुई जिले के टेलवा हॉल्ट पर सीमेंट लदी मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन अभी भी ठप है। हादसे के कारण कई पैसेंजर ट्रेन जो कि रद्द कर दी गई हैं, लंबी दूरी की ट्रेनों को अभी भी डाइवर्ट रखा गया है। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री बेहद परेशान दिखे। यात्रियों को दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने को कहा जा रहा है। घटनास्थल पर रेल प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने का काम हो रहा है, ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन आज देखिए दूसरा दिन है और अभी भी यहां पर ट्रैक का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि लगातार रेलवे के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। कई ट्रेनें जिनका रूट बदल दिया गया है, जिससे कि लोगों को सफर करने में दिक्कत हो रही है। तो थावे टाटा नगर एक्सप्रेस, ये देखिए जिनका रूट बदला गया है, उन ट्रेनों की जानकारी आपको दे रहे हैं। टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस भी है और इसके अलावा आपको जानकारी दे दे कि कल भी कई ट्रेनें जो कि भागलपुर से पटना पहुंची थी, उस रूट पर चलाई गई थी, डाइवर्ट की गई थी। कल भी यात्री बेहद परेशान रहे, लेकिन आज भी वो परेशानी बरकरार दिख रही है। तो जयनगर सियालदह ये ट्रेन भी डाइवर्ट है। कई पैसेंजर ट्रेनें जिनको रद्द करने का फैसला रेलवे ने किया है। और ये देखिए ये ट्रैक है जहां पर मालगाड़ी डिरेल हुई थी, उसके बाद से इसको अभी तक ठीक करने का काम चल रहा है, ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी लगातार वहां पर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इस रूट के बाधित होने के बाद से कई पैसेंजर ट्रेनें जो कि रद्द की जा चुकी हैं और कई एक्सप्रेस ट्रेनें जिनका परिचालन डाइवर्ट करके किया जा रहा है। बहुत सारे यात्रियों को इसकी जानकारी ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को जिनको ज़रूरत है सफ़र करना, उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे स्टेशन पर जाकर उनको अपनी ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। कल की तस्वीर देखिए, आज भी परिचालन बाधित है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक के नीचे, पुल से नीचे डिब्बे गिरे हुए हैं। सीमेंट लदा हुआ ये मालगाड़ी जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था, अचानक डिरेल होता है। मौसम साफ ना होने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि मौसम साफ ना होने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल अभी भी वहां पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। नवादा से ये बड़ी जानकारी, बोरसी के धुएं से बड़ा हादसा हो गया। बंद कमरे में बोरसी जलाने से सास बहू बेहोश हो गई। हादसे के बाद दोनों की हालत गंभीर है। दोनों को हायर सेंटर भेजा गया। कौशल्या और नीतू देवी के रूप में इन दोनों की पहचान हुई। हसनचक गांव की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि नवादा में एक दिन पहले भी बोरसी से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए अलाव जलाने और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से
लोगों की जान जा रही है, लोगों की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। ठंड के समय में अगर आप अलाव जलाते हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। नवादा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलाव जलाकर सास बहू कमरे में सो गई। दम घुटने की वजह से दोनों बेहोश हो गए, जिसके बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। कल भी इसी तरीके की खबर सामने आई थी, जहां एक ही परिवार के कई लोगों की जान गई थी, कई लोग जो कि बेहोश हो गए थे। लेकिन ठंड में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर आप अलाव जलाते हैं तो फिर सावधान रहें। केवाड़ी लगा के सुतल है। कौन? ससुई गोतिनिया है हमारे, पुथु है, जत पुथु है। हाँ। सुतल है। भोरे जब उठले हमनी तो 8 बजे करिए खानी उठल है, सब सवेरे आज नहीं उठले तो मनी केवाड़ी उठे तो अंदर से ताला लगल है। हाँ। फिर हमारे मालिक थी तो कहलिए खिड़किया तोड़वैलिए तो सब कोई कहा नहीं तोड़ी से सुतल छोड़ दी। फिर हमारे जौता फोन कल वो बड़का जता कल नहीं चाची से केवड़िया तोड़ के जाता, ऊपर जाके दोसर के घर से छत पर से चढ़ के जाके सिरैया तर के ताला तोड़लिए। हाँ। ओकर बाद दोनों के निकलिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप बोरसी जलाते हैं तो फिर आपको जरूरी सावधानी क्या रखनी है। देखिए, कमरे में अगर आप अलाव जलाते हैं तो वेंटिलेशन हो, इसका बहुत ध्यान आपको रखना है, यानी कि खिड़की खुली होनी चाहिए। अंगीठी से कुछ दूरी बनाकर आपको रहना है। अंगीठी के आसपास प्लास्टिक, कपड़ा, ऐसे जलने वाले सामान ना रखें। बच्चों और पालतू जानवरों को दूर रखें। सोने से कुछ देर पहले बोरसी बुझा दें, अलाव बुझा दें। सोते समय कभी भी अलाव का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।